हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन की। जिन बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं और उन रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन पर हम बात करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे बच्चों के, बस आपके ही डाउट पे आप एक सेटिस्फाई आंसर जो है यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। और जो भी चीज़ें बताई जाएँगी वो ऑथेंटिक रहेंगी। कोई भी फेक चीज़ या आपको तसल्ली देने के लिए हम कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बताने वाले हैं। जो भी बताया जाएगा बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जानकारी के साथ आप तक जो जानकारी है वो हम पहुँचा रहे हैं। जैसा कि पहला आप लोगों का बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि उनके किसी-किसी बच्चे के 1 पेपर में बैक है, किसी का 2 पेपर में बैक है। किन्हीं-किन्हीं बच्चों का अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 12 नंबर 15 नंबर तक बन रहे हैं। और लेकिन फिर भी क्योंकि 18 नंबर पास होने के लिए आपको 45 में से 18 नंबर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। लेकिन किसी का 17 है, किसी का 14 है, किसी का 13 है। इस तरह से जो नंबर आपके आए हैं, तो क्या आप लोग री इवैल्यूएशन का जो फॉर्म आए उसे फिल करें या री एग्जाम जब आप लोगों का होगा आप उसे दें? क्या आप लोगों का ये डाउट है कि क्या अगर हम जो है वो 1-2 नंबर हमारा अगर कम है तो री-इवैल्यूएशन का फॉर्म डालते हैं तो क्या हमारे मार्क्स बढ़ जाएँगे? फिलहाल अभी री-इवैल्यूएशन के फॉर्म नहीं जनरेट किए गए हैं, लेकिन अभी आप लोग ये मान के चलिए कि जिन बच्चों के नंबर 1-2 नंबर जिनके कम हैं, आप सभी को री-इवैल्यूएशन का फॉर्म आते ही आपको री-इवैल्यूएशन का फॉर्म डाल देना है। अगर आपके मार्क्स बढ़ गए, देखिए इसमें ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आप सब ये बात बिल्कुल अच्छे से जान लें कि इसमें क्या होता है कि अगर आपने जैसे री-वैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर दिया और फिर भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको मौका मिलेगा री-एग्ज़ाम देने का, ठीक है? और अगर आपने री-वैल्यूएशन का फॉर्म नहीं भरा, तो फिर आप सिर्फ री-एग्ज़ाम के लिए वैलिड हो जाते हैं। तो ऐसे में जब हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है कि हो सकता है कि हमारे मार्क्स बढ़ जाएँ 1-2, तो आप बिल्कुल कोई भी चांस मत लीजिएगा। री-इवैल्यूएशन का फॉर्म आए, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। पैसे की आप ये मत सोचिए कि हमें 2 बार पैसा देना पड़ेगा अगर हम एक बार जो है वो री-वैल्यूएशन में हम नहीं पास हो पाते हैं तो री-वैल्यूएशन री-एग्ज़ाम की भी हमें फीस देनी है, री-वैल्यूएशन की भी हमें जो है वो फीस देनी है। तो अभी आप विद्यालय में न जाने कितना जो है वो विद्यालय की डिमांड पर आप पैसे दे देते हैं। इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसे ही री-वैल्यूएशन का फॉर्म आएगा, आपको री-वैल्यूएशन का फॉर्म डालना ही डालना है। ठीक है, अगर आपके 2-4 नंबर कम आ रहे हैं तो। लेकिन अगर आपके बहुत सारे नंबर कम है, जैसे 10 नंबर आप पाए हुए हैं, तो फिर उस स्थिति में आप री-एग्ज़ाम की तैयारी करें, री-वैल्यूएशन आपके लिए नहीं होगा। जिनका 1-2 नंबर, 3 नंबर तक अगर किसी भी बच्चे का कम है, तो फिर आप डाल सकते हैं, वो बढ़ जाते हैं नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो अगला सवाल आप लोगों का है, जो कि मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं कि रिजल्ट आपका बता रहा है तो रिजल्ट पेंडिंग ड्यू टू द टेक्निकल रीज़न, ठीक है? वो आपको ऐसे भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम जो है आपके रिजल्ट को पब्लिश कर देंगे। तो ऐसी स्थिति देखिए ये इसमें विद्यालय कुछ नहीं कर सकता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उनकी तरफ से कुछ टेक्निकल इश्यू है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के मैक्सिमम बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो जो रिजल्ट है वो अभी नहीं पब्लिश किए गए हैं। अब आप फेल होते हैं, पास होते हैं, वो तभी कन्फर्म हो पाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि क्या ये जो पेंडिंग रिजल्ट दिखा रहा है, तो जब हमारा रिजल्ट आएगा तो क्या हम पास ही हो जाएँगे? मतलब ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा है अभी और बाद में रिजल्ट आए तो हम फेल हो जाएँ। तो हो सकता है, आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जब आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा तभी कन्फर्म हो पाएगा कि फिर आप चीज़ों में पास हैं या फिर फेल हैं। ठीक है, बहुत जल्द ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ऐसा हम मान के चल रहे हैं। लेकिन इसमें कॉलेज की मतलब जो भी आपके कॉलेज संस्थान हैं उनकी या किसी भी टीचर की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सीधा उन्हीं की तरफ से जो एनबीआर की साइड है, उसी की तरफ से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। थोड़ा वेट करिए, इंतज़ार करिए, आपको आपके रिज़ल्ट देखने को मिल जाएँगे। अगला क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे जो सेकंड ईयर पास कर चुके हैं, जिनका किसी भी पेपर में बैक नहीं है या फिर फर्स्ट ईयर में कोई बैक लगा था, तो वो सेकंड ईयर में चलते-चलते वो क्लियर कर चुके हैं। अभी वो बिल्कुल पूरी तरह से हर पेपर में अपने पास हैं, डिप्लोमा वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने कौन-कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी रिसेंट में वो कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे अगर उनका सीटेट नहीं निकला है, ठीक है? तो वो कैसे सीटेट में 100 पर प्लस जो है वो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि देखिए अगर आप सेकंड ईयर पास कर चुके हैं,
तो आपने फर्स्ट ईयर में जैसे अभी तो सीटेट क्या है कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा डिप्लोमा में एडमिशन भी ले रखा है, आपके 1 सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं मतलब जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए सीटेट का, और वो लाइफ टाइम वैलिड भी रहेगा अगर आप पास करते हैं तो। तो मुझे ऐसा मान के मतलब मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने अगर 1-2 बार ट्राई, हो सकता है आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो एक बार ट्राई किए हों और ना निकला हो किसी रीज़न की वजह से। तो ऐसे स्थिति में अगर आप अभी सेकंड ईयर पास करने के बाद, पास आउट होने के बाद अपना सीटेट देने जा रहे हैं, तो जो चीज़ें हैं उन्हें आप, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अपना बेस आपको मजबूत करना है। बेस मजबूत करने का मतलब है जैसे कुछ कॉमन पेपर्स हैं, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है? मैथ, हिंदी, सीडीपी हो गया। तो ये सारे जो कोर सब्जेक्ट हैं, इनको आपको पहला अपना बेस तैयार करना है। इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, हिंदी की ग्रामर्स, मतलब ग्रामर तो बहुत ज़्यादा सीजन में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब आप ग्रामर पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, ठीक है? और सीडीपी में आप कोई भी एक प्रकाशन की जो बुक है, वो आप जो है वो ले सकते हैं। जैसे एक सीडीपी की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, पीडी पाठक की। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो ये एक पीडी पाठक की आपकी जो है वो बुक्स आती हैं। और बहुत अच्छी बुक है ये पीडी पाठक वाली जो बुक है आपकी। इसमें इससे पढ़ कर के आपको लगेगा कि हाँ, मुझे सीडीपी में मतलब जो आपका साइकोलॉजी है उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो जान चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे सीडीपी के लिए अपने बेस को मजबूत करने के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या सीटेट हो, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी, आपका एक बेस जो है वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये बुक्स जो है वो पढ़ सकते हैं। ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एनसीईआरटी की बुक्स ले आएँ और उन्हें पढ़ें। पर उन्हें पढ़ने से अच्छा है कोई भी एनसीईआरटी की जो है वो आपकी, अगर हम बात करते हैं 3 से लेकर 8 तक की जिसमें एनसीईआरटी दी गई हो, कोई भी ऐसी एक बुक जो है वो आप प्रेफ़र कर लें ईवीएस के लिए, या किसी भी एक यूट्यूब चैनल को खोल कर के, जो भी यूट्यूब चैनल आपको ईवीएस के लिए कोई भी टीचर आपको समझ में आ रहा है, उस चैनल को खोल कर के आप कंप्लीट उनकी एक प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ से ईवीएस कवर हो जाएगा। थोड़ा-सा आपको जो है, अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में भी वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। मतलब ईवीएस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट भी अगर आप पढ़ के जाते हैं, तो बहुत अच्छे से जो है ये सीटेड एग्ज़ाम है वो आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाते हैं। बाकी लैंग्वेज है, आप इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी एक लैंग्वेज चुनते हैं, तो उसपे आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं, 1 डेढ़ मंथ अभी आपको टाइम है सीटेड होने में, तो 1 डेढ़ मंथ अपने आप को दीजिए और 1 दो डेढ़ मंथ में अपने बेस को मजबूत करने का प्रयास करिए कि आपका जो लेवल है, वो कम से कम इतना हो जाए कि अपने से जो 5th तक के बच्चे हैं, उन बच्चों की बुक्स को आप देख कर के उसके किसी भी प्रकार के डाउट में जो है वो फिर आप ना फँसे। अब मैथ के ऐसे छोटे-छोटे जो सवाल हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जो हो गया आपका फ्रैक्शन वाला टॉपिक हो गया, ठीक है? तो आपका एवरेज वाला टॉपिक हो गया, ये सारे टॉपिक आपको थोड़ा-सा कर लेना है। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी मैथ में, ठीक है? तो और बाकी सब जो है वो पेडालॉजी है, तो पेडालॉजी के लिए भी आप कोई यूट्यूब चैनल ही ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, और किसी बुक्स से पेडालॉजी अगर आप पढ़ेंगे, तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से पेडालॉजी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें बोल करके आपको समझाई जाती हैं, तो बहुत क्लियरली वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बुक्स से पेडालॉजी पढ़ने से अच्छा है किसी यूट्यूब चैनल से पेडालॉजी पढ़ें। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप पूरी प्रिपरेशन करते हैं अपनी, तो बहुत अच्छे मार्क्स से जो आपका ये सीटेड एग्ज़ाम है, वो आप क्लियर कर पाएँगे। बाकी आप जो अदर्स एग्ज़ाम है, जैसे JEE अभी आपको रिसेंटली देखने को मिल जाएगा। केबीएस में भी आपको बताया गया है कि बहुत जल्द जो वैकेंसियाँ हैं, स्पेशल एजुकेटर की केबीएस में आने वाली हैं। रीट के एग्ज़ाम आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएँगे। आप सभी रीट लेवल 1 के लिए अभी जो है वो एलिजिबल होते हैं, तो रीट लेवल 1 की आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी पीआरटी के लिए आप पूरे इंडिया में कहीं भी पीआरटी की जो वैकेंसी आएगी, आप उस पीआरटी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। बिहार में भी आप देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम कराए गए हैं बीएड सेट का। फाइनल एग्ज़ाम भी आपको जल्द कराए जाएँगे। तो ऐसे आपके साथ बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं। अगर आप सेकंड ईयर पास कर चुके हैं, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ठीक है? आप बस पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो मेहनत करते रहिए। सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि आप सीटेड में कम से कम 90 प्लस स्कोर कर पाएँ। जनरल कैटेगरी, चाहे आप ओबीसी से हैं, एसटी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं,
बट आप जनरल कैटेगरी का जो ये क्वालिफिकेशन है कि आपको 90 नंबर्स होने चाहिए जनरल में, तो वो आप किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन आप 90 नंबर अपना स्कोर करके रखें, ताकि अदर कहीं भी जो है वो आपको जो है वो दिक्कत ना हो। अदर कहीं स्टेट में भी अगर कोई वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए भी आप जो है एलिजिबल हो जाएँ फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये थी एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। बाकी बहुत सारे बच्चों का एक और डाउट है, मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताऊँगी। कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने यहाँ पर ऐड नहीं कर रखा है। ठीक है, जैसे जो आप सीआरआर नंबर की बात कर रहे हैं और जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे पास हो चुके हैं, तो सीआरआर नंबर जो आपको मिलता है, तो वो हम चीज़ें आपको जो है वो बाद में किसी दूसरे वीडियो में जो है फिर हम आपको वो बता देंगे कि कैसे आप सीआरआर नंबर जो है वो अपना प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मार्कशीट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ों पर मैं आप एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताऊँगी। बाकी आपको वो वीडियो अगर उसपे आपके कोई और डाउट है उस को लेकर के, तो फिर आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।